गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं डीएवी स्कूल क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 1 द सेल, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं। अभी हम उनकी डिटेल कर रहे थे। हमने पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, देन सेल वॉल के बारे में पढ़ा, फिर हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। न्यूक्लियस के बारे में मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस जो है उसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का नेटवर्क होता है जिसे क्रोमेटिन कहा जाता है। और जब सेल डिवाइड होने के लिए रेडी होता है तो ये क्रोमेटिन अपने आप को कंडेंस कर लेता है और तब उसको थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तब उसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में शो किया हुआ है। और बच्चे के अंदर पेरेंट्स से जितने भी जीन्स, कैरेक्टर्स, गुण आते हैं वो इन क्रोमोसोम्स के करके ही आते हैं। अब हम बात करते हैं वेरी इम्पॉर्टेंट, अब हम बात करते हैं कि इंसानों के अंदर, ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं। हर एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं। हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स। तो वी विल सी मैन के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं जो कि 23 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। याद रखना, क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयरिंग में होते हैं, लेकिन टोटल यहाँ लिखा हुआ है 46। 23 पेयर्स होते हैं जिसमें जो है 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम्स के होते हैं, और 1 पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। अब आप बड़े सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि ये ऑटोसोम्स क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। वी विल टॉक एंड वी विल स्टडी दीज थिंग्स इन हायर लेवल, हायर क्लासेस। तो अभी तक हम अपने माइंड में यही रखें कि 46 क्रोमोसोम टोटल होते हैं मैन में, हम में, ह्यूमन बींग्स में, जिसमें जो पेयर में प्रेजेंट होते हैं 23 पेयर्स में, जिसमें 22 ऑटोसोम्स होते हैं और 1 सेक्स क्रोमोसोम होता है। 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। ऐसे ही डॉग के अंदर 78 हैं, ये भी पेयर में होते हैं। तो सारे हर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पेयरिंग में ही होंगे। पिजन में 80, यीस्ट में 32, वीट में 42। इन दिस वे आप ये लर्न करोगे, खास करके ह्यूमन बींग का अगर पेयर आ जाए कितने पेयर तो 23, अगर टोटल आ जाए तो 46। मैनी स्मॉल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन सेल। इन जो हमने मेन है वो तो पढ़ लिया कि जो मेन बड़ा बड़ा था सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस। लेकिन अब जो और छोटी छोटी, जैसे कि मैं आपको स्ट्रक्चर में दिखा भी रही थी, डायग्राम में मैं आपको दिखा भी रही थी कि ये छोटी छोटी डॉट्स दिख रही हैं आपको, ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं। इनके अंदर ये क्या है, सारी ये जितनी भी छोटी छोटी थिंग्स दिख रही हैं आपको, एक्चुअली दे आर इक्वलेंट टू द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं वैसे सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज है, तो इनको सेल ऑर्गेनेलीज के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी हैं। देखो बच्चे, सबसे पहले सेल ऑर्गेनेली जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है, एनिमल सेल्स में नहीं होती। ये आपको ध्यान रखना है। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल ओनली। इसके करके प्लांट को के पत्तों को ग्रीन रंग मिलता है। इसके अंदर एक ऐसा पिगमेंट होता है जो कि कलर प्रोवाइड करता है। जो इसके अंदर देखो, फ्लावर्स के अंदर अलग अलग कलर्स, लीव्स के अंदर ग्रीन कलर, एंड सम पार्ट्स डिफरेंट कलरलेस होते हैं। तो मतलब जो प्लास्टिड्स हैं प्लांट के अंदर अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि जो पत्तों के अंदर प्लास्टिड होते हैं उनको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। वो पत्ते को ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमें पता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और बच्चों, आपने फोटोसिंथेसिस जो है सेकंड से पढ़ते आ रहे हो, द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक्स इट्स फूड। तो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल वही, क्लोरोफिल कैसे बनी, क्लोरोफिल पिगमेंट कैसे बना, क्लोरोप्लास्ट से, प्लास्टिड से, तो जो कि हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। इसके अलावा द प्लास्टिड एसोसिएटेड विद डिफरेंट कलर्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट, फ्रूट्स। आपने देखा है कि प्लांट के अंदर फ्रूट्स
प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर्स जो है उनमें ग्रो होते हैं, वो भी सारे किसी ना किसी प्लास्टिड के करके ही होते होंगे, जो कि पिगमेंट्स बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो उन प्लास्टिड्स को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, जो डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करते हैं वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, फ्लावर्स को। ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं क्लोरोप्लास्ट, डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करते हैं क्रोमोप्लास्ट। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर अदर देन ग्रीन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्रोमोप्लास्ट अलग अलग तरह के होते हैं जो कि अलग अलग कलर प्रोवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट्स को। इसके अलावा प्लांट के अंदर एक कलरलेस प्लास्टिड भी होता है, जिसे लिक्योप्लास्ट कहा जाता है। ये ज़्यादातर दीज प्रोवाइड स्पेस टू स्टोर द स्टार्च, प्रोटीन एंड ऑयल्स। इनका काम क्या है, इन लिक्योप्लास्ट का काम क्या है, इन्होंने सिर्फ खाली स्पेस प्रोवाइड करनी है स्टार्च की स्टोरेज के लिए, प्रोटीन की स्टोरेज के लिए और ऑयल की स्टोरेज के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑर्गेनेली विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में एज वेल एज एनिमल सेल में। और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होनी है वो सारी की सारी इसी के करके होनी है, माइटोकॉन्ड्रिया के करके होनी है। ये डबल लेयर्ड ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। इसके अंदर मैं आपको स्ट्रक्चर में दिखा रही हूँ कि इसके अंदर ऐसे पहली जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है वो प्लेन होती है, देखने में आपको ऐसे लगेगा ये रोड्स है, रोड शेप है। कभी कभी स्फेरिकल होती है, पर ज़्यादा मैंने आई हैव ऑब्जर्व कि रोड शेप ही दिखती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं एक सेल के अंदर, और सेल की जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ है, उनमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये जो ऑर्गेनेली है, ये जैसे कि मैंने फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ बोली हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितना भी सेल रेस्पायर कर रहा है तभी हम रेस्पायर कर रहे हैं, सेल की रेस्पिरेशन में, एनर्जी जनरेशन में, ये सारी एक्टिविटीज़ इसी के अंदर होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है सेल की, एंड इसीलिए इनको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि ये एनर्जी जनरेशन में हेल्प करते हैं, इसीलिए इनको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट कम टू द another organelle, that is एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप सेल की स्ट्रक्चर को, मैं आपसे शेयर कर दूंगी सेल के डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है वो शेयर करूंगी अपने चैनल पे। आप ध्यान से देखना कि उसके अंदर आप देखोगे जब सेल की डिटेल स्ट्रक्चर होगी तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो आप देखोगे कि वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो उसके पूरी तरह वो कवर्ड नहीं होती, वो ऐसे होती है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म बोला, जिसको हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला था, वो ऐसी होती है। न्यूक्लियोप्लाज्मा वो ऐसी होती है और बीच में उसके होल होते हैं, और हम देखेंगे कि यहाँ से होता हुआ ऐसे उसको अलग अलग हमें ऑर्गेनेली नज़र आएंगी। इनको हम इस वॉल से अटैच होती हैं ज़्यादातर और बाहर की तरफ जाती हैं, इनको हम नाम दे देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन्स का, इनका काम ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन करना है। ये दो तरह के होते हैं, रफ ईयर एंड स्मूथ ईयर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ होता है उसको रफ क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स जैसे डोटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको राइबोसोम्स कहा जाता है। ये न्यूक्लियस है, ज़्यादातर न्यूक्लियस के आसपास आपको ऐसी नेटवर्क सा दिखाई देगा चैनल का, जिसको हम ईआर कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अगर तो वो रफ है ईआर, तो उसकी वॉल के ऊपर, उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, और इनका काम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, रफ ईआर का काम जो है टू सिंथेसाइज द प्रोटीन्स, वाइटल फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि जिनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होंगे उन्हें स्मूथ ईआर बोला जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोला जाता है। वो स्मूथ अपीयरेंस होती है उनकी, और उनका सिर्फ काम फैट को सिंथेसाइज करना होता है। दोनों के अलग अलग काम है। इट्स फंक्शन इज टू सिंथेसाइज द प्रोटीन, इट्स फंक्शन इज टू सिंथेसाइज द fats. Next we will study about the another organelle, that is Golgi complex. Golgi complex कह लो, Golgi complex कह लो, both pronunciations are okay. अब Golgi complex कैसे होते हैं वो भी मैं आपको डायग्राम के साथ दिखाऊंगी। ये वैसे बता देती हूँ, ये साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे
स्टैक की फॉर्म में पड़े होते हैं, जैसे कि एक रजाई के ऊपर दूसरी रख दो, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी। तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि ढेरियों में पड़ी होती हैं, पाइल्स में, स्टैक्स की फॉर्म में पड़ी होती हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग करना मटेरियल की। जो भी सेल के अंदर प्रोटीन बन रहे हैं, फैट्स बन रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं, जो भी बन रहा है, स्टार्च बन रहा है, उन सबको एक जगह से दूसरी जगह प्रोसेसिंग करके, पैकेजिंग करके लेके जाना सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर। नेक्स्ट कम टू द वैक्यूम। अब जैसे जैसे हम पीछे की तरफ आ रहे हैं, सेल ऑर्गेनेलिस का फंक्शन उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता, लेकिन फिर भी हर एक ऑर्गेनली जो है एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर रही है। जैसे कि हम बात करते हैं वैक्यूल की, तो वैक्यूल जो है, अगर हम प्लांट सेल देखें तो प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल बहुत बड़ा होता है और न्यूक्लियस को उसने साइड पे धकेला होता है। न्यूक्लियस साइड पे एक पेरिफेरल पोजीशन पे पड़ा होता है। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर देखें एनिमल सेल की, तो न्यूक्लियस सेंटर में होता है और छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। देखो बेटा, इसमें वैक्यूल कितना बड़ा है, जबकि इसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं बहुत सारे। ओके, तो वैक्यूल एक एम्प्टी स्पेस है जो साइटोप्लाज्म में होती है। प्लांट सेल में जनरली लार्ज होता है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वाटर स्टोर होता है और वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होते हैं। ठीक है, जबकि एनिमल्स में बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। अमीबा के अंदर इनका अलग काम है। अमीबा के अंदर इनका काम है कि फूड वैक्यूल बोलते हैं, इनके अंदर फूड स्टोर होता है डाइजेशन के लिए, इसलिए इनको फूड वैक्यूल्स बोलते हैं। नाउ कम टू द राइबोसोम्स। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, साइटोप्लाज्म के अंदर टाइनी स्ट्रक्चर्स होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पड़ी होती हैं, जैसे कि हमने पीछे डायग्राम में शायद किया भी था, जैसे यहाँ मैंने आपको दिखाया भी था। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वॉल्स के ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है। फंक्शन इनका क्या है? जैसे इनका फंक्शन है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। क्या फंक्शन है इनका? प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। Their function is to synthesize protein. Now come to the cilia and flagella. What are cilia and flagella? कई सेलों के अंदर बाहर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। अगर आप पैरामीशियम को देख लो, यूग्लिना को देख लो, या हमारी इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग को देख लो। हमारी इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में छोटी छोटी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि काफ़ी हेल्पिंग होती हैं, जो डाइजेशन के दौरान, ऑब्जॉर्प्शन के दौरान फूड की। चलो हम बात करते हैं वैसे ये अमीबा और पैरामीशियम में इनका काम क्या है। अमीबा और यूग्लिना में, सॉरी, पैरामीशियम और यूग्लिना में इनका, पैरामीशियम और यूग्लिना में काम क्या है ये हम पढ़ने लगे हैं। कहता है कई सेलों में या कई ऑर्गेनिज्म में ये चलने फिरने का काम करती हैं, कईयों में ये खाना इकट्ठा करने का काम करती हैं। जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पैरामीशियम में बहुत सारे सिलिया होते हैं, जबकि यूग्लिना में एक फ्लैजिलम होता है। सिंगुलर को फ्लैजिलम, ज़्यादा को फ्लैजिला। काम क्या है? वही लोकोमोशन में या कलेक्शन ऑफ फूड में, इधर उधर जाने में। तो हमने बहुत सारी ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ लिया। ऑल दिस ऑर्गेनेलिस वर्क टुगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द सेल। अब आपको समझ आ गया होगा बच्चों कि सारी ऑर्गेनेलिस मिल के सेल का काम करती हैं। अब हम बात करते हैं आगे जाके आपकी बुक में एनिमल और प्लांट सेल के डिफरेंस के बीच में स्ट्रक्चर हैं एनिमल और प्लांट सेल की, जो कि बहुत ज़्यादा आपको उससे काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा। हमें जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपको सारी क्लियर हो जाएंगी उससे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। देखो बेटा, अगर हम लेवल की बात करें तो हमने बात करी है जैसे घर ब्रिक्स से बना है तो ब्रिक उसका फर्स्ट लेवल है, वैसे ही हर एक ऑर्गेनिज्म सेल का बना है। तो हमारे लाइफ का फर्स्ट लेवल क्या है? सेल है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शंस। इट कैप्चर, डाइजेस्ट, रेस्पायर, एक्सक्रीट, ग्रो, रिप्रोड्यूस। एक सिंगल सेल सारे काम कर लेता है। लेकिन अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, उसके अंदर तो बहुत सारे सेल हैं और हर एक सेल स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे सेल जब अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो एक ग्रुप बना लेते हैं।
उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जब वो ग्रुप बन जाता है टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, पहले एक सेल है, उसके जैसे और सेल इकट्ठे हो गए तो उन्होंने एक टिश्यू बना लिया, वो टिश्यू अब पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ग्रुप में ज्वाइन हो गया। तो द ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। अब जब बहुत सारे टिश्यू ऐसे ग्रुप ऑफ टिश्यूज इकट्ठे हो जाएंगे, ज्वाइन कर जाएंगे टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, देन दे फॉर्म ऑर्गन लाइक किडनी, लंग्स। जब बहुत सारे ऑर्गन्स इकट्ठे होंगे टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, देन दे विल फॉर्म ऑर्गन सिस्टम लाइक अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। और उन ऑर्गन सिस्टम को, सब ऑर्गन सिस्टम्स को मिला के बनेगा ऑर्गेनिज्म, जो कि सबसे हायर लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का। अगर हम हमारे बॉडी के ऑर्गन सिस्टम दिखाए हुए हैं यहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। ऑल द सेल्स ऑफ सम कॉमन फीचर, हर एक सेल के अंदर कुछ कॉमन फीचर, सारे सेलों के अंदर कॉमन फीचर होते हैं